बात ज़मीं की हो या आसमां की, बीएसटीवी आप तक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज पहुंचा रहा है। हर किरदार, हर राजनीतिक घटनाक्रम से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के खास मेहमान होंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सबसे अहम किरदार और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आज का पूरा दिन हम नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बिताएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक मैदान में वो अपना दम दिखा रहे हैं और बीजेपी के लिए राजनीतिक ज़मीन को कितना मजबूत कर रहे हैं। हम इस वक्त हैं जबलपुर में। जबलपुर से हम नरेंद्र सिंह तोमर के साथ चलेंगे छिंदवाड़ा तक और छिंदवाड़ा के अलग अलग इलाकों में जहां जहां उनके प्रचार होने हैं राजनीतिक तौर पर, उनको भी कवर करेंगे, जनता की नब्ज़ भी टटोलेंगे और हर राजनीतिक पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए चलते हैं आज के खास मेहमान के साथ, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ। चुनाव का वक्त है, लिहाजा अपने नेता से टिकट की आस कार्यकर्ताओं को होती ही है। इस वक्त जबलपुर के सर्किट हाउस में बीजेपी के चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं और सिख समाज का जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो उनसे मिल रहा है। ऐसी ही तस्वीरें कमोवेश हर विधानसभा या उस क्षेत्र की है जहां पर बड़े नेता पहुंच रहे हैं और टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार चुनाव प्रबंधन की जो कमान संभालना होता है वो कितना मुश्किल होता है। ऐसी ही और तस्वीरें होंगी आज के हमारे इस पूरे दिन भर के कार्यक्रम में जो हम नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बिताने जा रहे हैं। करीब 45 मिनट के इंतज़ार के बाद आखिरकार एटीसी का क्लियरेंस हुआ और हम अब रवाना हो रहे हैं छिंदवाड़ा के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में, जो वहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। तो आइए चलते हैं। वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी हो या फिर और सियासी पार्टियां हों, लेकिन पूरे चुनाव की जो धुरी जिनके इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसे नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। नरेंद्र सिंह जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस बार का जो पूरा चुनाव है, पिछली बार भी हालांकि आप लीड किए, इस बार भी पूरा चुनाव आप के ही निर्देशन में हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि जब भी लगता है कि पार्टी को किसी तरीके की कोई परेशानी है या उनकी जो नैया है मझधार में है, तो पतवार नरेंद्र सिंह तोमर को दे दी जाती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित दल है और हमारी ताकत कार्यकर्ता है और जनता का आशीर्वाद है। कार्यकर्ता का परिश्रम और जनता का आशीर्वाद ही भारतीय जनता पार्टी को सरकार तक पहुंचाता है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरी पार्टी अगर विपक्ष में रहती है तो विपक्ष की भूमिका का निर्वाह ईमानदारी से करती है और जनता की लड़ाई को लड़ती है। और अगर सरकार में रहने का अवसर जनता देती है तो पूरी ईमानदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र के आधार पर काम करती है।
और इसलिए आप सबने अनुभव किया होगा कि 2003 से हम लोग मध्य प्रदेश में सरकार में आए। 2003 से पहले का मध्य प्रदेश दुरावस्था का केंद्र बन गया था। पॉलिसी पैरालाइज हो गई थी, अराजकता का राज था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, विकास की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं थी, बिजली के दर्शन नहीं होते थे, सड़क देखने को नहीं मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। आज जीडीपी की दृष्टि से देखें तो हम अग्रणी अवस्था में खड़े हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ की दृष्टि से देखें तो देश में सर्वाधिक एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की है। अधोसंरचना विकास बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से जनता को मौलिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश में किया गया है। अगर हम देखें तो 2018 का चुनाव या उससे पहले के चुनाव और ये जो 2023 का चुनाव हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि किस तरीके के बदलाव हैं और कौन सी जो ऐसी रणनीति है आपको नए सिरे से बनानी पड़ रही है? एक आध का मैं अगर आपको गिनाना चाहूँ तो इस बार आप लोगों ने जो टिकट हैं वो जल्दी अनाउंस कर दिए हैं। करीब 39 उम्मीदवारों की जो टिकट है वो आपने फाइनल कर दिए। तो कोई खास रणनीति के तहत ऐसा किया गया है? भारतीय जनता पार्टी देश का विकास करना चाहती है, देश को आगे बढ़ाना चाहती है, देश नई ऊंचाइयां प्राप्त करें, इसके लिए नए नित आयाम गढ़ना चाहती है। और जब हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी की रफ्तार भी उसी से मिलती जुलती रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सदस्य संख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल में भी काम करना सरल हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग किया जा सकता है वो भी कर रहे हैं। पहले जितने लोगों से हम संपर्क कर पाते थे उससे अधिक लोगों से संपर्क हम कर पाएँ, वर्ग बार कर पाएँ, रोज कर पाएँ। इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहले हम जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन करते थे तो एक ही यात्रा निकालते थे, लगभग 2 महीने में फिर भी मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा बच जाता था। इस बार हम लोगों ने 5 यात्राओं का आयोजन किया है। इससे हर विधानसभा क्षेत्र यात्रा के संपर्क में आए और देश की अधिकाधिक जनता संपर्क में आए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण और मजबूत हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने के लिए नए नए प्रयोग करती रहती है। सर, आप लोग जन आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आपके विरोधी दल हैं, स्वाभाविक सी बात है कि वो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। वो जन आक्रोश रैली निकालने वाले हैं और उन्होंने भी कुछ खाका जो तैयार किया है वो कुछ इसी तरीके का किया है कि अलग अलग नेता अलग अलग जगहों पर लीड करेंगे और कुछ ऐसी जानकारी है कि 7 जन आक्रोश यात्राएं निकलने वाली हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से आयोजन एक अलग पक्ष है और नकल करना दूसरा पक्ष है। कांग्रेस भी बड़ी पार्टी रही है, कांग्रेस केंद्र में भी सत्ता में रही है, प्रदेश में भी सत्ता में रही है। तो कांग्रेस को चाहिए जब वो सरकार में रहे तो उनकी उपलब्धियों को जनता के सामने रखें। उपलब्धियां है नहीं, मुद्दा है नहीं, तो अराजक भावना पैदा करके जनता को गुमराह करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता झूठ का सहारा लेकर चुनाव की वैतरणी को पार करना चाहते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता जानती है कि पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय चाहे ऋण माफ़ी का मामला हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते का मामला हो, कोई भी वायदा कांग्रेस की सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए आने वाले कल में भी वो नहीं करेंगे। और जहाँ तक वो गारंटी की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनना
मतलब घोटाले और भ्रष्टाचार की गारंटी तो है ही। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि अभी हाल ही में शरद पवार जी के यहाँ इंडिया जो अलायंस है, जिसको आप लोग घमंडिया अलायंस कह रहे हैं, उसकी एक बैठक हुई और ये तय किया गया है कि पूरे देश भर में वो रैलियां करेंगे। पहली रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होने जा रही है, जहां पर चुनाव है। देखिए, जो प्रतिपक्षी दलों का अलायंस है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। सिर्फ अहंकार में मोदी जी के विरोध को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि राजनीति के लिए राजनीतिक पार्टी की आलोचना करना तो अच्छा लगता है, व्यक्ति की आलोचना भी समझ में आती है, लेकिन देश हित के जो विषय हैं उन पर भी आलोचना करना, यह मैं समझता हूँ विपक्षी दलों का दिवालियापन है। G20 में भी वो आलोचक तथ्यों को ढूंढते हैं, चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग में भी आलोचना ढूंढते हैं, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक में भी आलोचना के तथ्य ढूंढते हैं। इसके मायने यह है विपक्ष नकारात्मक मानसिकता से ओतप्रोत है और नकारात्मक मानसिकता के लिए देश की जनता के दिल में कोई स्थान नहीं। सर, एक चीज़ और है कि अगर हम ये जो इन्होंने अलायंस बनाया है, इंडिया अलायंस की बात करें, भोपाल में रैली की बात तो करते हैं, अलायंस में समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, वो एक हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है, समाजवादी पार्टी ने भी कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, कांग्रेस की हालांकि अभी आई नहीं है। तो ये जो गठबंधन है, आपको लगता है कि कुछ बिखराव सा है? जब सेंट्रल में बैठते हैं तो कुछ अलग नीतियों के साथ, मध्य प्रदेश में तो अलग अलग ये लोग अभी प्रत्याशी तक अनाउंस कर दिए। मैंने कहा कि ये घमंडिया अलायंस जो है ये मुद्दा विहीन है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए ये चुनाव आते आते अपने बोझ से ही गिर जाएगा और टूट जाएगा। एक और सर विषय इस बार हम चुनाव में देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से आप लोगों की ओर से भी उठाया जा रहा है, कि सनातन को लेकर जो बयान आ रहे हैं, जो अलायंस है उसके सहयोगी या उनके नेताओं की ओर से, तो इस सनातन पे जो बयान है, क्या लगता है कि ये मुद्दा इस बार चुनाव में रहेगा? मैंने कहा ना, घमंडिया अलायंस नकारात्मक मानसिकता से ओतप्रोत है। भारतवर्ष की अधिकतम आबादी हिंदू और सनातनी है। इस पूरी आबादी के विरुद्ध बोलना यह उनकी नकारात्मक मानसिकता का परिचायक है। जहाँ तक सनातन का सवाल है तो सनातन तो अनंत है और अनंत काल तक चलने वाला है। सनातन को समाप्त करने का सोचना और उसको कर पाना, ऐसा व्यक्ति अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ। सर, आप ग्वालियर चंबल से आते हैं, वैसे तो पूरे प्रदेश की कमान आप राजनीतिक तौर पर चुनाव प्रबंधन की संभाल रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल में इस बार चुनाव महत्वपूर्ण होगा। कुछ नेताओं के ऐसे बातें सामने आ रही हैं कि कुछ नाराजगी है, पार्टी बदल रहे हैं, इसको लेकर कोई रणनीति है, कोई कोशिश आपकी इस तरीके की है कि संवाद किया जाए और ये जो संभावित डैमेज है नेताओं के जाने का, इसको आप मैनेज कर पाएंगे? नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है और हमारे प्रत्याशियों का चयन प्रारंभ हो गया है और ग्वालियर चंबल संभाग में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी सीटें जीतेगी। पूरे प्रदेश में इस बार सर लाडली बहना की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो लाडली बहना है वो बना हुआ है, किसानों की भी कहीं ना कहीं बात हो रही। तो ये जो योजनाएं आपकी हैं, ये योजनाएं कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित होंगी इस चुनाव में? हालांकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी योजना को वोट के लिए लागू नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी देश की मौलिक समस्या को पहचानती है और पहचानने के बाद उसका कैसे निराकरण हो सकता है और उसमें सरकार का योगदान कैसे हो सकता है, इस दृष्टि से सोच विचार करके योजना बनाती है। किसान को मदद करना आवश्यक है, इसलिए पीएम किसान और सीएम किसान योजना बनी।
उसके माध्यम से प्रत्येक परिवार में 12,000 रुपया पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा, लाडली बहना योजना गरीब परिवार की बहन को 1,1200 से लेकर 3,000 रुपये तक मंथ में मिलेंगे। मतलब आप ऐसा मानकर चलो कि साल में 36,000 बहन को मिलेंगे और 12,000 पुरुष को मिलेंगे। तो एक परिवार में सरकार की तरफ से उस परिवार की आय में जो सहायता है वो 48,000 रुपये साल की होगी। इससे उसके जीवन स्तर में बदलाव आएगा और वो अपने परिवार की सारे कामकाज को अच्छे से कर सकेगा। सर एक बात कही जाती है कि आपके बारे में कि आप जितने गहरे हैं उतने ही शांत हैं। तो इस बार चुनाव के बाद की आपकी क्या भूमिका होगी यहाँ मध्य प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी जैसा कोई सवाल नहीं है। मैं उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से हूँ जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का और कार्यकर्ताओं का स्नेह प्राप्त है। और मैं अपने बारे में सिर्फ इतना ही सोचता हूँ, पार्टी जो काम सौंपे उस काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ मैं सफलतापूर्वक संपन्न कर पाऊँ। एक मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है इस चुनाव में विपक्ष की ओर से, खासतौर से कमलनाथ की बात करें, हम दिग्विजय की बात करें, कहते हैं कि बीजेपी में इस वक्त में 3 गुट काम कर रहे हैं। एक नाराज भाजपा है, एक महाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है। तो इस तरीके की कोई बात है और क्या जवाब है आपका इस सवाल में? भाजपा सिर्फ भाजपा है। भाजपा में किसी भी दूसरे घटक की दूर दूर तक कोई संभावना न पहले थी, न आज है, न आने वाले कल में होगी। पार्टी की सूचियां कब तक आ रही हैं सर प्रत्याशियों की? मैं समझता हूँ पार्टी तैयारी कर रही है। विचार विमर्श के उपरांत आपको जल्दी सूचियां देखने को मिलेगी। एक पिछली बार का एक क्राइटेरिया था कि जो बेटे बेटियां हैं नेताओं के, उनको टिकट नहीं देना है। इस बार में कुछ नाम चल रहे हैं कि हो संभव है कि उन नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट मिल जाए। क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया पार्टी ने इस बार रखा है कि या इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाएगा? नाम हमेशा चलते रहते हैं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन किसी भी सीट पर कौन प्रत्याशी होगा ये केंद्रीय चुनाव समिति के अधिकार की बात है। जब वो विचार सीटवार करते हैं तो उस पर वो निर्णय करते हैं। कितने बहुमत के साथ इस बार सरकार बनने जा रही है सर? भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा और अगले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बीमारू मध्य प्रदेश को विकासशील मध्य प्रदेश बनाया है और आने वाले कल में हम इसको स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो इस वक्त हमसे खास बातचीत कर रहे थे। तमाम जो पहलू हैं उन पहलुओं पर उन्होंने खुलकर हमसे बातचीत की और ये दावा किया है कि बीजेपी इस बार बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। आज उनसे खास बातचीत के तमाम जो पहलू हैं वो हमने आप तक पहुंचाए हैं और एक दिन हम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में बता रहे हैं और भी देखेंगे चुनाव से जुड़े हुए पहलू जिनमें वो शिरकत करने वाले हैं। यात्रा का एक पड़ाव अब हमारा छिंदवाड़ा है। हम छिंदवाड़ा पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हैं आप तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। दरअसल चुनाव का वक्त है, लिहाजा कार्यकर्ता, दावेदार सब यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो ख़ास तस्वीरें हैं वो सिर्फ हम BSTV पर आपको दिखा रहे हैं। और एक ख़ास कार्यक्रम बीजेपी के चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कर रहे हैं। एक दिन नरेंद्र सिंह तोमर के साथ। हम छिंदवाड़ा में हैं इस वक्त और आप देख सकते हैं कि तेज बारिश के बीच भी नरेंद्र सिंह तोमर का जो चुनाव प्रचार है वो लगातार जारी है। इस वक्त भी जो रथ बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर तैयार किया है उसमें बीच बारिश में नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं और यहाँ पर एक छोटी सी जो जनसभा है उसको संबोधित कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने छाते लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि
कितना उत्साह उन्हें इस बात को लेकर है कि उनके नेता उनके बीच में है और उन्हें संबोधित कर रहे हैं। हालांकि ये जो मौसम है उसकी वजह से कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो परिवर्तित करने पड़े हैं, लेकिन फिर भी अभी जो प्रचार है वो जारी है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कितने देर से इंतजार यहाँ कर रहे थे? अब 2 घंटे से। 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे और ये तो बारिश हो रही है यहाँ पे। तब भी हमको इंतजार है। क्यों? तो फिर तब भी क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे? हम उनसे मिलना चाहते हैं, तोमर जी से। तोमर जी से मिलना चाहते हैं? क्यों मिलना चाहते हैं? हमको खुशी है कि हमारे बीच में इतने अच्छे नेता है, इसलिए हम मिलना चाह रहे हैं। टिकट की चाह रखने वालों में तो नहीं है अपन? क्या टिकट की चाह रखने वालों में तो नहीं है? टिकट कार्यकर्ता ही है केवल। हाँ, अच्छा, आप बताइए, आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हम तो 1 घंटे से खड़े हैं। 1 घंटे से खड़े? ऐसी बारिश के बीच में? हाँ, क्यों खड़े थे, क्यों इंतजार कर रहे थे? नेताजी का, तोमर जी का। क्या खास है उनमें, नेताजी में क्या आपको विशेष लगता है उनमें? अच्छे नेता हैं पार्टी के, इसलिए देखना चाह रहे थे उनको। क्या माहौल है इस वक्त चुनाव का? सब तो बिल्कुल प्रचार जो है शुरू ही हो गया है। गर्म ही लिख रहा है चुनाव का माहौल, तो दोनों उसमें टक्कर है। अब देखो आगे। अच्छा, टक्कर है दोनों? टक्कर है दोनों में। किस तरीके से आपको लगता है कि किस लिहाज से टक्कर है? ये जनता को देखते हुए कि दोनों पार्टियां कर रही है, अब आगे ईश्वर की मर्जी। ऐसा लग रहा था कि आगे कैसे काम चलेगा, तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी महाकाल भगवान की शरण में गए, इंद्र देवता को प्रार्थना की, तभी से पानी बरसना शुरू हो गया है। और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, किसान के लिए और किसानी के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। वैसे अब आप जो है यहाँ कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। तोमर जी आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे और वो आए पानी गिरते में, ये बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये कितना माहौल है इस वक्त चुनाव का? कितनी कांटे की टक्कर लग रही है? इस समय बहुत उत्साह है। 2003 जैसा माहौल है कि भारी बहुमत से भाजपा इस बार। आप बताइए क्या स्थिति है यहाँ बीजेपी की? हम पूरे जिले की 7 सीटें इस बार जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। माहौल ऐसे ही है और मोदी जी इस देश के लिए गॉड गिफ्ट हैं। सब मोदी जी के प्रति समर्पित इस क्षेत्र के लोग। कौन सा मुद्दा ज्यादा बड़ा लग रहा है इस बार आपको? राष्ट्र ये तो छिंदवाड़ा तो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। इस बार ये गढ़ टूटने जा रहा है, निश्चित ही टूटेगा ये गढ़। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है राष्ट्रवाद का और सनातन का बहुत बड़ा मुद्दा अब हो गया है। ये सारे लोग, देशद्रोही लोग सनातन के पीछे भिड़ गए हैं। यहाँ की जनता ने प्रण कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताना है। आप बताइए वैसे क्या मुद्दा आपको लगता है कि ज्यादा बड़ा है इस बार? निश्चित रूप से छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ जी का गढ़ है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ परचम लहराएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा कि आदरणीय पंडित जी ने बताया कि सनातन पे जब चोट की है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में इसकी लाज बचाने के लिए हम फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे छिंदवाड़ा में। जबलपुर से छिंदवाड़ा तक की इस यात्रा में बारिश कई जगह परेशानी का सबब बनी है। बावजूद इसके जो चुनाव का प्रचार है वो अनवरत जारी है। हम छिंदवाड़ा में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीच बारिश में ही यहाँ की जो सभा है उसको संबोधित कर रहे हैं। हालांकि सभा का जो स्वरूप है पहले कुछ बड़ा रखा गया था, लेकिन बारिश की वजह से इसके स्वरूप को परिवर्तित किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उन्हें बीच बारिश में ही वो संबोधित कर रहे हैं और सुनने वाले भी अपने अपने जो छाते हैं वो लेकर यहाँ पर अपने नेता को सुनने के लिए आए हैं। इसी तरीके से BSTV भी आप तक चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज पहुंचा रहा है, सबसे बड़े चेहरों के साथ। फिर बारिश हो या कोई और आपदा, ये जो सिलसिला है वो अनवरत इसी तरीके से जारी रहेगा। कैमरामैन नंदन के साथ शरद श्रीवास्तव, BSTV छिंदवाड़ा।